जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिबू में। मैं शिवकांत शेखावत आज आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं पावर सिस्टम के इस धमाकेदार वीडियो में, जहां पे हम पावर सिस्टम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मिलकर। तो चलिए बिना देरी किए हुए उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और मिलकर सॉल्व करते हैं। आप भी कीजिए, मैं भी करूँगा। जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं। So guys, our first question is which of the following is not a property of good insulating material used for cable। तो आपका क्वेश्चन है कि केबल में जो हम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं उसका कौन सा प्रॉपर्टी इनमें से नहीं है। तो आपके ऑप्शन है नॉन इन्फ्लामेबल, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई इंसुलेशन रेसिस्टेंस, हाई परमिटिविटी। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए केबल के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल का कौन प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर हम नॉन इन्फ्लामेबल की बात करें तो इसका मतलब होता है कि उसमें आग नहीं लगना चाहिए। तो सही बात है कि जो कि हम केबल यूज करेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल का, उसमें हमको आग नहीं लगना चाहिए। ये तो सही से तो प्रॉपर्टी है आपका। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हाई होना चाहिए, ये भी प्रॉपर्टी है। हाई इंसुलेशन रेसिस्टेंस, ये भी सही है कि उसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। बट आपका हाई परमिटिविटी जो है आपका इसका प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका इसमें राइट आंसर हाई परमिटिविटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हाई परमिटिविटी देख लेते हैं इसका क्या मतलब है और ये किस वजह से इसका मतलब इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हुआ। देखिए हाई परमिटिविटी कहने का मतलब है कि परमिटिविटी आपका किस में आता है, ये कैपेसिटर्स में आता है आपका। जो एक कैपेसिटर आपका क्या है कि चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, अपने प्लेट पर। तो जब ये चार्ज को स्टोर करेगा, मान के चलिए चार्ज को स्टोर करेगा, तो कहीं ना कहीं चार्ज को स्टोर किया तो वहाँ पे वो करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक तरह से कंडक्टिव हो जाएगा। लेकिन हमेरा तो कंडक्टिव होना नहीं चाहिए क्योंकि इंसुलेटिंग मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से आपका जो राइट आंसर है, इसलिए आपका हाई परमिटिविटी इसका प्रॉपर्टी केबल का नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एसी पावर ट्रांसमिशन। एसी पावर ट्रांसमिशन के लिए कौन सा सही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये वाला क्वेश्चन जो था इसमें भी हम नॉट वाला क्वेश्चन ये भी था और ये भी जो क्वेश्चन है ये भी नोट वाला है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि नोट वाला क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप पीजीसीएल का ले लीजिए, पीजीसीएल में भी आपका नोट वाला क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद एसएससी जेई भी आपका नोट वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है 2 बार से। तो नोट वाला क्वेश्चन को भी आपने देखना पड़ेगा, क्योंकि नोट वाला में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है। क्योंकि नोट में है कि आपको 3 गो का आपको पता होना चाहिए कि कौन सही है, और जब आपको 3 पता रहेगा कौन सही है तब आप एक को चूज कर सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत है, तब आप राइट आंसर का पता लगा सकते हैं। तो आपका नोट वाला क्वेश्चन पे ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन है कि नॉट ट्रू अबाउट एसी पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, नॉट कौन सही नहीं है। तो देखिए पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई वोल्टेज। ठीक है, कि एसी में क्या करते हैं, पावर को जनरेट कर सकते हैं हाई वोल्टेज पे। तो ये तो आपका सही है एसी के लिए। वोल्टेज कैन बी इजिली स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, ये भी सही है कि एसी में हम वोल्टेज को इजिली स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, जबकि डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और लेस लॉस ऑफ पावर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। देखिए लॉस भी कम होता है। इसीलिए लॉस कम क्यों होता है, क्योंकि हम पावर को ट्रांसमिट जो करते हैं एसी में वो हम हाई वोल्टेज पे करते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज पे करते हैं, इसलिए मेरा जो लॉस होता है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन आप फोर्थ ऑप्शन देखिए, यहाँ बोलता है कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इज लो। देखिए ये ऑप्शन जो है आपका एसी पावर ट्रांसमिशन में नहीं होता है, क्योंकि जब आप स्किन इफेक्ट पढ़े होंगे उसमें जो आपका होता है इफेक्टिव रेसिस्टेंस आपका बढ़ जाता है। यानी कि RAC जो होता है स्किन इफेक्ट में, वो क्या होता है, वो आपका 1.5 to 1.6 मतलब DC के एक बराबर होता है। यानी कि DC की तुलना में ये 1.5 गुना आप समझ सकते हैं कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस उसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि एसी में क्या होता है, आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, जहाँ बढ़ जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपका बोला गया है कि इसमें आपका कम हो जाता है। ठीक है, जो कि गलत है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर होगा कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो है हमारा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन वो क्या होता है, वह बढ़ जाता है, जो कि एक सही बात है। लेकिन ऑप्शन में तो नॉट बोला गया है, इसी वजह से इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस दोनों क्वेश्चन को समझे होंगे, पिछला वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज यूज टू मैन्युफैक्चर स्टेप वायर, अर्थ वायर एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तीन चीज़ पूछा गया है कि स्टेप वायर और अर्थ वायर और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में हम किसका यूज करते हैं। आपके ऑप्शन है हार्ड ड्रॉन कॉपर, नाइक्रोम, कैडमियम कॉपर, गैल्वेनाइज्ड स्टील। तो देखिए इसमें हम गैल्वेनाइज्ड स्टील का यूज करेंगे। गैल्वेनाइज्ड स्टील का यूज करते हैं स्टेप वायर, अर्थ वायर और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में। ठीक है, देखिए
इससे रिलेटेड आप एक और पॉइंट समझिए। आपने गांव घर में ऐसा देखा हो, एक पोल लगा हुआ है और यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे तार वगैरह जो है, जो कनेक्शन है जो होता है वो ठीक है। ये पोल चलिए बढ़िया सुनाते हैं। ये पोल हो गया और यहाँ पे ऊपर में जो चलिए 2 पोल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में अपन तार लगा हुआ है। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा तो पोल के बगल से एक आपका ज़मीन में एक ये लगाया जाता है। ज़मीन में एक मतलब तरह से सपोर्ट दिया जाता है, मतलब गाड़ दिया जाता है एक वायर को, और यहाँ बीच में एक इंसुलेटर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये किससे बना होता है? ये भी गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है। और इन दोनों के बीच में अगर आपका एंगल पूछा जाए तो वो आपका 30 और 40 के बीच में होता है। 30 और 40 डिग्री पे इसको इंक्लाइन करते हैं, तो लेकिन मोस्टली 30 डिग्री पे ही आपका वो इस इंक्लाइन करते हैं। तो आप ये भी चीज़ ध्यान रखें कि इसके बीच का एंगल 30 या 40 रहेगा, लेकिन मोस्टली 30 डिग्री का ही रखा जाता है। तो आई होप आप समझ गए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। स्टे वायर, अर्थ वायर और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में हम गैल्वेनाइज्ड स्टील का यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोलता है ट्रांसमिशन फीडर के लिए आपका कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है, ठीक है। आप ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। देखिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका बोलता है कि फॉल्स है। तो देखिए चलिए फीडर से रिलेटेड कुछ पहले बात कर लेते हैं। फीडर पहले हमारा होता क्या है। देखिए फीडर है आपका एक ग्रुप ऑफ ग्रुप नहीं, नेटवर्क ऑफ इसको कट करते हैं। चलिए फीडर से हम अगर इधर है जगह क्या, चलिए फीडर की अगर हम बात करें, फीडर हमारा क्या है। तो देखिए फीडर पहले आपका एक नेटवर्क ऑफ कंडक्टर है, ठीक है, जो कि आपका पावर ट्रांसमिट करता है या इलेक्ट्रिक ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सब स्टेशन या जेनरेटिंग स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक, ठीक है। फीडर एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क ऑफ कंडक्टर है जो कि आपका पावर ट्रांसमिट करता है सब स्टेशन या जेनरेटिंग स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, ठीक है। अगर इसको एक और लाइन में बोला जाए तो ऐसा बोल सकते हैं कि फीडर जो है आपका फीड्स करता है, फीड्स पावर टू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। ये आपका एक एमसीक्यू भी है कि फीडर क्या करता है, तो फीड्स पावर टू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, ठीक है। आप ये बात समझ गए। अब देखिए आप लोगों से बहुत लोग ये भी जानते हो कि फीडर को जब हम डिजाइन करते हैं वो करंट कैपेसिटी पे करते हैं, करंट कैपेसिटी पर इसको हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें और एक दो पॉइंट है कि आप उसको भी डिजाइन इस पे तो ये मोस्टली ये लोग तो जानते हैं कि फीडर को डिजाइन करते हैं करंट कैपेसिटी पे, और ये जो आपका क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को डिजाइन करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर को वोल्टेज ड्रॉप पे करते हैं। तो ये तो अलग बात है, लेकिन फीडर की यहाँ पे चर्चा हो रही है। फीडर को डिजाइन करते हैं करंट कैपेसिटी पे। लेकिन एक चीज़ है कि जब अगर वोल्टेज के वहाँ पे अगर टर्म आ जाए तो अगर भी लेस देन और इक्वल टू अगर आपका 220 के भी रहेगा, तब हम फीडर का जो डिजाइन करेंगे वो होता है आपका करंट कैपेसिटी पे, ठीक है। अगर भी ग्रेटर देन 220 के भी आपका हो जाएगा, तब आपका जो हम फीडर का 220 के भी है, ये आप के भी ध्यान रखें। जब भी ग्रेटर देन 220 के भी हो जाएगा तो तब जो हम फीडर का मेरा डिजाइन होगा, तब वहाँ पे कोरोना या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ होगा, आपको नहीं दिख रहा है तो सुनिए आप, कि जब भी मेरा वोल्टेज ग्रेटर देन 220 के भी हो जाएगा तो मेरा जो फीडर का डिजाइन करेंगे हम, वो तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोना पे डिपेंड करता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे करता है, ठीक है। तो अगर मोस्टली हम देखे जाए, एक ओवरऑल अगर हम देखे जाए, तो मेरा फीडर का जो डिजाइनिंग करते हैं हम किस पे डिपेंड होता है आपका, ठीक है। करंट कैपेसिटी पे होता है आपका, करंट कैपेसिटी पे आपका, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कोरोना, इसमें भी कोरोना आ जाता है, कोरोना, और एक होता है टेम्परेचर पे भी मेरा फीडर का डिजाइनिंग डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब आपके एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए। तो चलिए आते हैं ऑप्शन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन बोला गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए, और एक चीज़ और पे आप ध्यान देखिए, फीडर में जो होता है कि हम ये मेरा 3 वायर होता है, ठीक है, 3 वायर होता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर आपका 4 वायर होता है। तो 3 वायर है, तो इसमें क्या है कि आपका कोई भी टैपिंग जो है आपका, इसमें कोई भी टैपिंग नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि करंट आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। करंट कांस्टेंट होगा तो करंट डेंसिटी भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए, इससे पहले जो मैं भी बताया वो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये भी आपके एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए। तो ये सब मैंने फीडर के बताया, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, इसमें बोलता है कौन गलत है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि फॉर भी ग्रेटर देन 220 के बी सिलेक्शन ऑफ फीडर द कंडक्टर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसा कि मैंने बताया। तो ये तो आपका राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद बोलता है कंडक्टर हैविंग वेरिएबल करंट डेंसिटी, देखिए ये गलत हो गया, ठीक है।
मतलब फीडर के लिए ये क्या गलत है, क्योंकि करंट डेंसिटी जो होता है कांस्टेंट होता है। जब आपका करंट कांस्टेंट है तो करंट डेंसिटी भी कांस्टेंट हो गया। और ये देखिए द सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ द कंडक्टर फॉर द फीडर इज डिजाइन बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर भी डिपेंड करता है उसका साइज, और ऑल ऑफ द एबव है। तो ये क्या बोलते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, इट इज़ ए कंडक्टर हैविंग वेरिएबल करंट डेंसिटी। क्योंकि इसमें ये यही स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, क्योंकि करंट डेंसिटी कांस्टेंट होता है। तो आई होप आप फीडर से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझ गए होंगे और अच्छे वे में समझ गए होंगे। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिपेक्ट्स द यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, आपके ऑप्शन है रेशियो ऑफ मैक्सिमम जनरेटर डिमांड टू जनरेटर कैपेसिटी, रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस टू द जनरेटर कैपेसिटी, और भी है, आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर की हम बात करें, चलिए यूटिलाइजेशन फैक्टर की बात करिए तो ये आपका क्या होता है कि मैक्सिमम डिमांड बाय आपका होता है जनरेटेड कैपेसिटी। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखें। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम जनरेटेड डिमांड टू द जनरेटेड कैपेसिटी। अगर इसके अलावा भी हम बात करें, अगर मान के चलिए लोड फैक्टर की हम बात कर ली कि लोड फैक्टर क्या होता है, ठीक है, तो ये आपका एवरेज लोड बटा मैक्सिमम डिमांड आपका होता है, मैक्सिमम डिमांड। लोड फैक्टर ये हो गया। अगर मान लीजिए डिमांड फैक्टर की हम बात कर ले, डिमांड फैक्टर क्या होता है आपका, ये होता है आपका मैक्सिमम लोड बटा आपका कनेक्टेड लोड होता है। ठीक है, कनेक्टेड लोड। ठीक है, मैं थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो रहा है, आप ये समझिए। ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। चलिए आगे भी इस टाइप के वीडियो आते रहेंगे, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।